नमस्कार शोधार्थियों। लंबे अरसे बाद अपने मन का जीने बैठी हूँ। एक किताब राजकमल प्रकाशन से मुझे अब मेरी बारी अंकिता आनंद की कुछ दिनों पहले मिली और एक दो बैठक में ही मैं ये पूरी किताब पढ़ गई। ये कविताएं मुझे अजीज़ हैं, दिल के बेहद करीब, और शोधार्थियों में चाहती थी कि इन कविताओं पर भी बात होनी चाहिए इस श्रृंखला में, जो कि सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में बना रही हूँ अपने दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधार्थियों के लिए। कंटेम्प्रेरी पढ़ते हुए, प्रेम को पढ़ते हुए, अपने परिवेश को पढ़ते हुए, अपने आसपास इर्द गिर्द को, यथास्थितियों को और उनसे उबरने की छटपटाहट को चीनते हुए बहुत ज़रूरी है ऐसी कविताएं भी पढ़ी जाएं जो बिल्कुल अलग, अपने तेवर में, अपने मिजाज में बिल्कुल अलग ही हैं। शोधार्थियों में अंकिता आनंद की बात कर रही हूँ। कविताएं ये बहुत अच्छी लिखती हैं, इस पर तो आज हम बात करेंगे ही। मैं इनकी 5 कविताएं आज पढ़ूंगी इसी संकलन से। इनका एक छोटा सा परिचय भी आपको दूंगी। दरअसल ये कविता से जो इनका जुड़ाव है, इसके पहले ये नाटकों में इनका जुड़ाव नाटकों में बहुत रहा है। सूचना के अधिकार के राष्ट्रीय अभियान में ये शामिल रही हैं। पेंगुइन बुक्स और समन्वय, ये भारतीय भाषा महोत्सव में जो रहा वो उसमें सक्रिय भागीदारी करती रही हैं। इनकी कविताएं तमाम लगभग समसामयिक पत्र पत्रिकाओं में, साहित्यिक पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। और जैसा कि मैंने बताया, अभी ये राजकमल प्रकाशन, जो कि प्रतिष्ठित प्रकाशन संस्थान है, से ये प्रकाशित होकर आई है। अंकिता आनंद की सक्रियता की बात करूं तो इसका दायरा बहुत विस्तृत है। नाटकों में उनके अंदर के कवि को देखा जा सकता है। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब इनका कवि रूप और इनका नाटक अभिनेता रूप, और नाटक में जो ज़रूरी जो तमाम तत्व हैं वो कविता से बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन इन दोनों की आवाजाही मैं देखती हूँ, दोनों एक दूसरे को समुचित करते हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। इनकी कविताओं में भी, जो मैंने कहा ना कि दो तीन सिटिंग में मैंने पढ़ा, तो इस वाचन में मुझे बड़ा सुख आया। शब्दों का वोकैबुलरी बड़ी सावधानी से, बहुत सचेत होकर चुनती हैं, और शब्दों के महत्व को, शब्दों के आर पार को, तमाम पॉज को, तमाम अल्प विराम और पूर्ण विराम को अंकिता बहुत सावधानी से, बहुत सचेत होकर बरतती हैं। ये मुझे अच्छा लगा। शब्दों की कंजूस हैं, और मैं कहा करती हूँ शोधार्थियों, आप विद्यार्थियों को पता है कि कविता में शब्दों की कंजूसी आकर्षित करती है, प्रभावित करती है। तो बेकार के शब्दों में की जाल में, शब्द जाल में नहीं फंसती अंकिता, शब्द खर्च नहीं करती, ऐसा कहना चाहिए। एक सचेत स्त्री को रेखांकित करती हैं, उसकी तमाम भंगिमाओं को, उसके उहापोह को, उसके भीतरी अंतर्नाद को, उसके अंतर्द्वंद को, उसके क्या कह सकते हैं, अंकिता उसको साकार कर देती हैं अपनी कविताओं में। तो ये भंगिमाएं निश्चित तौर पर नाटक से आई होंगी, लेकिन जो एक सचेत स्त्री है, जो समझौता परस्त नहीं है, जो ज़माने के चलन से अलग है, हम जैसी तमाम स्त्रियां जो ज़माने के चलन से अलग हैं, जो मुखर हैं, जो सवाल करना जानती हैं और उनके सवाल पर बड़े बड़े बवाल होते हैं, तो ये जोखिम उठाना, ये आत्मस्वीकार करना बड़ा कठिन काम है, और अंकिता ये करती हैं। एक कविता में वो कहती हैं कि प्रत्युत्तर में पति का दांत इसलिए नहीं तोड़ती कि फिर वो कैसे खाएगा, फिर वो कैसे खाया करेगा, चबाया करेगा खाने में मिली हुई पिसी कांच। यानी आप देख रहे हैं कि प्रतिरोध है, एक संकट को अंगीकार करती हुई शाश्वत स्त्रियां लगातार तमाम जो ये पुरुष सत्तात्मक समाज की को ओट देती रहीं, को संभालती रहीं और बचाती रहीं, उनको प्रोटेक्ट करती रहीं, उन सब के खिलाफ अंकिता एक तरफ खड़ी हो जाती हैं और प्रत्युत्तर देती हैं। ये प्रत्युत्तर देती हुई, ये मुखर होती हुई स्त्रियां दरअसल ज़माने को बद चलन लगती हैं, जो चलन में, ज़माने की परिपाटी में नहीं चलती। तो आप देखें कि पिसी हुई कांच क्या है ये। समाज में अगर संतुलन बनाना है, एक बराबरी बनाना है,
खुद मुख्तारी को चिन्हना है, अपना प्रतिसंविधान खुद बनाना है, खुद लिखना है, तो फिर ये जो शीशा पिघला पिघला कर तमाम बरसों से इस पुरुष सत्ता को संभाला गया है और शाश्वत स्त्रियाँ उसे पालती पोसती गई हैं, तो ये जो नई स्त्री है, ये जो नई स्त्री रच रही है, रचनात्मक है, मुखर है और कहने का जोखिम उठा रही है, वो दरअसल इसका प्रतिरोध करती है। हिंदी और अंग्रेज़ी पर इनका बखूबी इनकी पकड़ है। तमाम विधाओं में लिखती रही हैं, जैसा मैंने बताया, पत्रकारिता में भी लेख वगैरह भी लिखती हैं, और कविता तो मैं आज इस पर बात करूँगी ही। ऑरेंज फ्लावर अवार्ड डिजिटल हिंदी और अंग्रेज़ी लेखन के लिए इन्हें सम्मान मिल चुका है। ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार द स्टेट्समैन्स मिल चुका है। लॉरेंजो नताली मीडिया पुरस्कार यूरोपियन कमीशन से मिल चुका है, और सिंगापुर कविता पुरस्कार अंकिता आनंद जी को मिल चुका है। इस फ्लैप से अगर मैं आपको अंकिता के बारे में बताना चाहूँ तो ये संकलन, इसका नाम है अब मेरी बारी। अब मेरी बारी की कविताएं नए समय की उस उम्र, उस नई स्त्री को सम्मुख लाती हैं जो प्रेम तो करना जानती है, लेकिन अपनी वैयक्तिक यत्ता, स्वायत्तता, आइडेंटिटी, अपनी निजी पहचान, यत्तता की कीमत पर नहीं। वह प्रेम में डूब जाना तो चाहती है, लेकिन इस आश्वस्ति के साथ कि प्रेम का दूसरा भागीदार भी उतना ही गहरे उतरे जिन डूबा तिन पाइयाँ। दूसरे के साथ ना होना नहीं होता वफादार होना, वफादार होना होता है किसी के साथ पूरी तरह होना, किसी के साथ पूरी तरह होना। तो ये ट्रायंगल, ये लव अफेयर, ये त्रिकोण प्रेम या किसी और के प्रति झुकाव होना, आकर्षित होना, दरअसल यही बेवफाई नहीं है। अगर पूरे मन से, भरपूर मन से संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनासि जानताम, तो एक साथ साथ होकर अगर आगे नहीं बढ़ रहे और सब कुछ दुख साझा भरपूर रूप से पूरी तरह नहीं कर रहे, तो वो भी बेवफाई है। प्रेम, पाठ, पहचान और परिवेश इन श्रेणियों में विभक्त इस संग्रह की कविताएं जीवन और समाज के अन्य हलकों में भी, अन्य इलाकों में भी इतनी ही आत्मसजगता के साथ देखती हैं। इसलिए आश्चर्य नहीं कि कविताएं अपनी भाषा भी, इनकी भाषा की पहचान, जैसा मैंने बताया कि अंकिता वोकैबुलरी बिल्कुल नहीं लाती हैं, अलग ढंग से गढ़ती हैं, निहायत और गैर पारंपरिक बिंबों और प्रतीकों का उपयोग करती हैं। ये कविताएं अपनी एक नई भाषा ईजाद करती है जिसके ऊपर काव्यास्वाद की स्वीकृति परंपरा का भार लगभग नहीं है। रसास्वादन करने वाले पारंपरिक दिमाग से जो कविता को देखते परखते हैं, वे इन कविताओं को से वो आनंद, मैं रस और आनंद से अलग कंप्लीटनेस, एक भरपूर, जो अंकिता को पसंद भी है कि भरपूर होना, वो नहीं मिल पाएगा कविता से। पुरुषों के घेरों के बीच अपने पूरे आप को लेकर खड़ी हुई औरतों की तरफ से कहा गया है, हम अट्टहास करें, भयावह दिखें, ऑक्टोपस बने, शरीर से छोड़े स्याही की पिचकारियाँ, उन पर साधें जो संग होली खेलने को व्याकुल थे, जो संग होली खेलने को व्याकुल। मेरी पसंद की पहली कविता अंकिता की एक टोकरी आम। एक टोकरी आम पर्याप्त होने चाहिए, मेरे पिता ने सोचा जब वो नाना के लिए उन्हें लेकर आए। होने भी चाहिए थे पर्याप्त, पर नाना के लिए जो अब है वो सब है, प्राप्त है, पर्याप्त है, जो अब है वो सब है। सो जब उन्होंने पाए केवल 4 आम जो पर्याप्त रूप से पके हुए थे, तुरंत खाए जा सकते थे, वे बाहर निकले उस गति से जो पर्याप्त थी फल वाले तक पहुँच। एक उपयुक्त 5वें को ढूंढने के लिए उनकी पत्नी और दामाद सिर हिलाते उनकी पीठ को धुंधला होते देखते रहे। हालांकि बीते सालों में वे जान चुके थे पर्याप्त, ये समझने के लिए कि हराम के साथ वे जीवन का पूरा स्वाद चूसते जाते थे ताकि वे हो सके पर्याप्त। अगली गर्मी तक और पिछली कई गर्मियों के अभाव को मिटाने के लिए जिसे वो जी चुके थे, उनकी मृत्यु की परीक्षा कर चुके थे, उनकी मृत्यु की प्रतीक्षा कर चुके थे, पर्याप्त। शीर्षक पर्याप्त होगा। ये कविता मैंने कहीं सोशल मीडिया पर कहीं तो पढ़ा है और इसे अपने अक्षरों से अपनी डायरी में मैं लिख लेती हूँ। मुझे कविताएं पसंद आती हैं तो मैं ज़रूर चाहती हूँ कि, क्योंकि कहना ज़रूरी है इस चैनल पर, उन
कविताओं को लेकर आऊं जिस पर अभी बात नहीं हुई है और उस पर हम बात करें। तो ये पर्याप्त क्या है? अपनी अपनी नज़र से जैसे हम अपना अपना सच देखते हैं, पर्याप्त भी किसी के लिए भरपूर हो सकता है, कंप्लीटनेस हो सकता है, सब कुछ उसमें आनंद, रस, सुख, हाँ, सुकून भरा हुआ है। लेकिन एक उम्र जीने के बाद, एक सदी गुजारने के बाद, जीवन को भरपूर रूप से जी लेने के बाद, जब हम चीज़ों को अपने इर्द गिर्द को देखते हैं, अपने आसपास को देखते हैं, अपने परिवेश को देखते हैं, तो सुख लेने का अलग ही एक तरीका और सलीका हो जाता है जो नाना के पास है। बेहतरीन कविता थी। दूसरी कविता है हस्तकला। मेरे घर की औरतें हाथों से सांस लेती हैं। देखा, अपने वोकैबलरी बिल्कुल अलग है। उनके दांतों तले आई उनकी ज़ुबान हड़बड़ा कर कदम पीछे हटा लेती है। पलकें अनकहे शब्दों की गड़गड़ाहट कस कर भीतर बांध कर रखती हैं। कपड़े तह करते, फर्नीचर की जगह बदलते, आग से गीली लकड़ी बाहर खींचते, नारियल तोड़ते, इन हाथों को प्रशिक्षण दिया गया था। इन पर खुदी लकीरों पर चलने का सालों का सीखा वे भूल नहीं सकी, पर जो कर सकती थी वह किया। लकीरों को खुरदुरा और धुंधला कर दिया, उन रेखाओं से जो उनकी कमाई की थीं, जिनकी अब वे मालिक थीं, जिनकी वे अब मालिक हैं। औरतें हाथों से सांस लेती हैं, कर्मशील श्रमशील औरतें, और श्रम का एक बहाना है, उस बहाने को ही अपने जीवन का ताना बाना बना लेती हैं और उसी में जीती रहती हैं। एक पूरी दिनचर्या है एक औरत की। ये वैश्विक औरत है, ये एक प्रांत की नहीं, एक क्षेत्र की नहीं, एक राज्य की नहीं, ये वैश्विक औरत है। और ये अपनी उस पूरी दिनचर्या में खिंचती, तानती, रीझती, सींचती, पकाती, खींचती, सुखाती, अपनी पूरी दिनचर्या को एक प्रशिक्षित औरत है, जिसे सदियों से, जिसकी कंडीशनिंग की गई है, जो सदियों से इसमें रत है, लीन है, लगन में है। ऐसी औरत की पूरी वैश्विक स्त्रियों की एक मानचित्र बनाती हैं अंकिता और उसे सामने रख देती हैं। ये जोखिम है किसी स्त्री का, वैश्विक स्त्री की इस पूरी दिनचर्या को, इस खाके को, जीवनचर्या को, एक एक लम्हे को रेशे रेशे अपने को ही कूट कर, पीस कर, सिझाती हुई और सींचती हुई औरत को सामने रख देती हैं। दूसरी कविता है ध्वनि की गति। पिता की दहाड़ में माँ की सफाई को जिन बेटों ने डूबते देखा है, उनमें से कुछ अब इतना ऊंचा बोलते हैं कि खुद को सुन नहीं पाते, लेकिन कुछ आज भी सुन सकते हैं अपनी माँओं को। वे सुनना सीख गए हैं अपनी प्रेमिकाओं को। ध्वनि तरंगों की गति वायु से ज़्यादा तीव्र द्रव में पाई गई है, द्रव में पाई गई है। उस शाश्वत स्त्री को न समझने वाला पुरुष, नया पुरुष, इस नई स्त्री को सुनना और समझना सीख गया है। तो अंकिता कहती हैं कि बैलेंस तो तभी बनेगा, ये समाज में संतुलन तभी बनेगा जब दोनों समानांतर चल रहे होंगे, दोनों एक दूसरे का साथ सहयोग करते हुए चल रहे होंगे, दोनों आदी हो चुके हैं। वो पारंपरिक जो धुन थी, जो लय थी, जो एक ध्वनि थी, उस जो इर्द गिर्द हमारे घेरे हुए थे और जिसने हमें पाला पोसा था, जिससे हमारे संस्कार बने हैं, उन संस्कारों पर प्रश्न चिन्ह है कि ये जो नया पुरुष है, ये दरअसल इस नई स्त्री को सुनने लगा है, सुन सकता है, समझ सकता है। तो एक अंतर्धुन जो भीतर है और एक ध्वनि जो बाहर है, दोनों की गति को संतुलन बनाती हुई अंकिता बेहतरीन कविता रचती हैं। अगली कविता है गंतव्य। चलती ट्रेन पायदान पर बर्फ पाँव, खिड़की की छड़ों पर सुन्न उंगलियां, छत पर पेचीदे आसनों से उलझे कूल्हे, ये सब आखिर कहीं न कहीं पहुंचने के लिए। क्या वाकई कोई नासमझ मान सकता है खुद को पहुंचा हुआ बगैर सफ़र किए हुए? बगैर सफ़र किए हुए ये सफ़रिंग, ये सफ़र, दरअसल वो हिंदी वाला भी और अंग्रेज़ी वाला भी, दोनों सफ़र की बात हो रही है। तो करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। तो ये जो अभ्यास है, ये जो सततता है, कंटिन्यूटी है, सफ़र, अपनी यात्राएं खुद तय करनी पड़ती हैं और इन्हीं यात्राओं से हम अनुभव सिद्ध होते हैं, समृद्ध होते हैं। तो अनुभव को बटोरना, सुधियों और स्मृतियों को सजोना और फिर अपने कमाए हुए अनुभव, क्योंकि कमाने पड़ते हैं अनुभव,
अपने कमाए हुए अनुभव और अपनी कमाई हुई स्मृतियों और सुधियों को ही हम संवेदनशील रूप से जी सकते हैं, और तब हम कह सकते हैं कि हमने संवेदना जानी है, हम संवेदना समझ सकते हैं। इस कविता में वो भरपूर है। अगली कविता है शोधार्थियों मैं और देश। बहुत छोटी छोटी कविताएं मैं लेकर आई हूँ ताकि 650 रुपये के होटल के कमरे में LCD टीवी थी, रजाई नहीं। अपनी चादर को पाँव जितना फैलाने की कोशिश में बंद LCD निहारते मैं सो गई। कुछ समय के लिए मैं देश हो गई, कुछ समय के लिए मैं देश हो गई। चहुओर विकास हो रहा है, कागजों पर विकास हो रहा है, सब तरफ कहा जा रहा है विकास हुआ है, पर वो कहाँ हो रहा है? उसे टुकुर टुकुर ताकते हुए हम आशा और उम्मीद में खींचते हुए हम लगातार प्रतीक्षा ही कर रहे हैं कि कब समय आएगा, कब अनुकूल होगा सब कुछ, कब सबके लिए सबका साथ सबका विकास, सबके लिए सब कुछ अनुकूल होगा। न्यूनतम ज़रूरी बुनियादी शर्तें और बुनियादी जीवन की जो ज़रूरतें हैं वो सबकी कब पूरी होंगी। इतनी छोटी सी कविता में मारक है ये व्यंग्य। शोधार्थियों आप देखें कि थोड़े से शब्दों में अंकिता कितनी बड़ी बात कह जाती हैं। मुझे इस कविता में और संभावना दिखती है कि इतने थोड़े से शब्दों में, शब्दों की कंजूसी मैंने बताया आपको बरतती हैं, इतने थोड़े से शब्दों में पूरे देश का खाका, राजनीतिक परिदृश्य का खाका, संतरी मंत्री पूरे उस माहौल को जीवंत कर देती हैं अंकिता इस कविता में। बेहतरीन कविता। चाय पर चर्चा। अंकिता का मूड मिजाज बिल्कुल मुझे लगता है कि अब हमें मिलना भी चाहिए। बहुत अच्छी कविताएं हैं ये, और कविताएं वही होनी चाहिए कि देखन में छोटो लगे घाव करें गंभीर। थोड़े ही शब्दों में आर पार कर दें, थोड़े ही शब्दों में आसपास को जीवंत कर दें, समसामयिकता कंटेम्प्रेरी को पकड़ें, यथास्थितियों से झगड़ें, उनसे उबरने की कोशिश करें, और वो अंकिता की कविताएं कर रही हैं। एक छोटी सी कविता चाय पर चर्चा। बच्चे एक स्तब्ध चुप्पी में मेज पर चाय रख कर चले जाते हैं। उनके नेता कहते हैं बच्चों को घर के कामों में हाथ बटाना चाहिए। चाय बेचने वाले बच्चे बड़े बन सकते हैं, पर पहले चाय 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 चिल्लाना पड़ता है। चाय बेचने वाले बच्चे बड़े हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं। बड़ा होना, बड़ापन होना, बड़ों की तरह देखना, नम कर देखना, सबको साथ लेकर चलना। जो कमज़ोर हैं, जो हाशिए पर हैं, जो मुखर नहीं होते, जो अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते, जो इस युद्ध स्थल पर तो हैं लेकिन वे ताक रहे हैं साथ के लिए, सहयोग के लिए, अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास, उन सबको जो साथ लेकर चलता है बड़ा वही होता है, बड़प्पन उसी के पास है। तो ये कविता भी मुझे पसंद आई शोधार्थियों, निश्चित तौर पर आपको भी पसंद आई होगी। अंकिता के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। रचती रहो अपना प्रति संविधान। ये पुस्तक बेहतरीन है, इसमें से मैं लोभ संवरण नहीं कर सकी कि कौन सी कविता पढूं और कौन सी नहीं पढूं, तो कुछ कविताओं का मैंने चयन किया। बहुत शुक्रिया।